हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क मॉक टेट। कैसे हैं सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक हो। आज हम आए हैं बात करने के लिए लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, apparatus और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स इन केमिकल्स लेबोरेटरी और केमिकल्स का लेबलिंग जो रहता है तो उसके बारे में। तो सारे प्रैक्टिकल लैब में जो जो चीज़ है ए टू जेड उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि टीचिंग छोड़ के अगर केमिस्ट्री से हम लोग करियर बनाना चाहते हैं तो और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर हमारे पास प्रैक्टिकल का नॉलेज है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि लेबोरेटरी में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फास्ट एड मेजर ले सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर इनकेस आप मिस कर चुके हैं तो ऊपर में दिए गए आई बटन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पहले उसको देख लीजिए। हम प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल भी जो होता है केमिस्ट्री में, दैट इज द पिलर ऑफ केमिस्ट्री लर्निंग। सो कोई भी मकान बनाइए, कोई भी नया फ्लैट बनाइए, तो उसका जो पिलर होता है दैट इज मोस्ट वाइटल। ओके, अगर कुछ केस स्टडी हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को इजीली ये बात समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रैक्टिकल नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कभी भी आप सुने हैं कि मेडिकल लाइन में बिना प्रैक्टिकल में उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है? जैसे नर्स लोग बिना इंजेक्शन दिए हुए ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, हो सकता है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हो सकता है। इज इट पॉसिबल? अगर सेकेंड केस स्टडी हम लोग देखें, मान लीजिए आपको आप थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर चुके हैं कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, बट गाड़ी के अंदर आप जब बैठ जाते हैं तब चलाने के समय एक एक ये होता है कि अरे लेफ्ट साइड में कितना जगह चाहिए, राइट साइड में कितना जगह चाहिए। ओके, सो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल और एक चीज आप लोग बहुत इजीली इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज अगर आपका खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है और आप खाना बनाने चले, मान लीजिए आपको बिरयानी का बहुत पसंद है और फ्राइड राइस का बहुत पसंद है, तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च और नमक डाल दिए हैं, तो कैसा लगेगा टेस्ट? अच्छा, उसका जो राइस बनता है उस राइस को आपने ज़्यादा बॉयल कर दिए, तो क्या होगा? वो राइस बन सकता है बिरयानी के लिए। सो प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, तभी कोई भी लैब में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, अगर हम स्कोप की बात करें तो जनरली ये लगता है कि चलो हायर स्टडीज तो हम लोग कर लेते हैं, नेट पीएचडी, उसके बाद कोई भी टीचिंग बीएड भी कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो लोग टीचिंग प्रोफेशन को एक अपना प्रोफेशन मान लेते हैं। बट क्या ये छोड़ के और भी ऑप्शंस है अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है? यस, यू हैव अनदर ऑप्शंस। तो आप अगर आपका करियर प्रैक्टिकल के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही ऑप्शंस है। तो क्या करना होगा? तो आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन के जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब रिलेटेड सर्च कर रहे हैं तो देखेंगे आइजर, आईआईटी, एनआईटीज और आईआईएससी, डीआरडीओ, बार्क, इस तरह का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लैब टेक्नीशियन और ऑपरेटर का बहुत डिमांड है। इसको वैकेंसी रेगुलरली आता रहता है। इसको छोड़कर जैसे पीएसयू कंपनीज जैसे आईओसीएल, ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लाइक दिस इस तरह का पीएसयू कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी केमिस्ट और ऑपरेटर इसका बहुत डिमांड है। अब
ये ओनली लिमिटेड ओनली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ भी काफी डिमांड है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो ऑलवेज टेस्टिंग का काम चलता ही रहता है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है बल्क में तैयार होता है, तो ऑपरेटर वहाँ मस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले बेसिक से, एकदम लैब में आप घुस जाइएगा तो क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, और उसका जनरल यूज क्या है। ऐसे तो ब्रॉड यूज होता है, बट आई विल गिव ए स्मॉल आइडियाज ऑन दिस थिंग्स। और ये तो आईएससी, बीएससी, एमएससी किसी भी लेवल पर ये एप्लीकेबल हो सकता है, वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। बट एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम अंत में इसमें बात करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर एमएससी स्टूडेंट्स स्पेशली। क्यों? क्योंकि एमएससी स्टूडेंट्स को फर्दर पीएचडी करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को डील करेंगे। तो बेसिकली इट विल हेल्प फॉर योर इंटरव्यूज इन डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस और डिफरेंट लेबोरेटरी। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिक एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, सो दिस इज कोनिकल फ्लास्क, जिसको आर्लेनमान फ्लास्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट बीकर, नेक्स्ट फनेल, सिंटर्ड फनेल, मोटर एंड पेसल, स्पैचुलास, मेजरिंग और ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एंड दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो बीकर और आर्लेनमायर फ्लास्क का लगभग एक जैसा यूज है, बट जनरली आर्लेनमायर फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क को ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके शेप के वजह से हैंडलिंग बहुत आसान हो जाता है। बट इन सम केसेस बीकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस टू केस हम लोग जब देखेंगे तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो पहले आर्लेनमायर फ्लास्क का देख लेते हैं। जैसे आर्लेनमायर फ्लास्क को पहले हमको कुछ सॉल्यूशन बनाना है, KMnO4 सॉल्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? KMnO4 को स्पैचुला से तैयार करेंगे, उसको उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो हम लोग जाने थे, उससे पानी ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद उसको मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, विथ सेम प्रोसीड्योर हम लोग अगर ऑक्सैलिक एसिड का एग्जैक्ट अमाउंट, मान लीजिए हम लोग को 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, तो अगर एग्जैक्ट अमाउंट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उस तरह का कंपाउंड का अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके केस में हम लोगों को क्या यूज करना होगा? केस में हम लोगों को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करना होगा। तो उसकी यूज कैसे होगा? पहले सेम प्रोसीड्योर, स्पैचुला से हम लोग तैयार करके, विंग मशीन से तैयार करके हम लोग पहले एग्जैक्ट अमाउंट ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे। उसके बाद उसको हम जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें ट्रांसफर करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर से उसमें पानी दे देंगे, और फिर उसको मिक्स करके एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड के बारे में। ओके, हम लोग अगर लैब में जाएंगे तो देखेंगे इस तरह का एक चीज है जिसको हम लोग स्टैंड कहते हैं। उसमें लगा रहता है रिंग टाइप का भी क्लैंप लगा रहता है, और नॉर्मल क्लैंप भी लगा रहता है। तो दोनों चीज का डिफरेंट यूज है, हम बता रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम लोग जान लेते हैं इसको क्या कहते हैं। दिस इज बुरेट। ओके, तो बुरेट से जनरली टाइट्रेशन किया जाता है, और बुरेट का होल्डिंग के लिए जनरली क्लैंप का जरूरत होता है। तो स्टैंड और क्लैंप इज इम्पोर्टेंट फॉर बुरेट। नेक्स्ट, दैट दिस इज फिल्टर पेपर। एंड फिल्टर पेपर, अगर हम लोग देखेंगे कोई भी चीज सॉलिड सब्सटेंस को निकालने के लिए सॉल्यूशन से, और कोई भी सॉल्यूशन से माने लिक्विड पार्ट को निकालने के लिए सॉलिड पार्ट को फिल्टर, तो फिल्टर पेपर का यूज करना होता है। तो उस केस में हम लोगों को जो रिंग टाइप, स्टैंड में जो रिंग टाइप क्लैंप है उसका जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं टोंग्स, जिससे हम लोग जनरली सोडियम वगैरह जो निकालते हैं उसके काम करते हैं। और दिस इज बुनसेन बर्नर। बुनसेन बर्नर का तो बहुत यूज है।
जैसे मान लीजिए हम लोगों को फ्यूज़न करना है, कोई भी चीज़ को हीटिंग करके मिक्स करना है, तो हर केस में बुनसेन बनना का ज़रूरत है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब्स, दिस इज टेस्ट ट्यूब रैक्स एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। ओके, तो टेस्ट ट्यूब्स तो हम लोगों को लैब में एकदम हर केस में ज़रूरत है। लैसाइन टेस्ट से लेके कोई भी मिक्सिंग करना है, स्मॉल अमाउंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों को इसका ज़रूरत होता है। तो जनरली बुनसेन बर्नर में हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्नर का जो दो टाइप का फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो उसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जनरली फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कलर दिखाता है, डिफरेंट सॉल्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट का इनऑर्गेनिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट। तो लैसाइन टेस्ट के लिए फ्यूजन इज इम्पोर्टेंट। फ्यूजन हम लोग स्मॉल टेस्ट ट्यूब, जिसको फ्यूजन ट्यूब कहते हैं, उससे करते हैं, और उसके लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का भी जरूरत होता है। अब हम बात करेंगे पीपेट के बारे में। दो तरह का पीपेट होता है, एक होता है ग्रेजुएटेड पीपेट, जिसको ऊपर में एक बाल्ब लगाकर यूज किया जाता है, और दिस इज कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम लेने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को वन टाइम यूज करना है, जैसे मान ले 10 ml लेना है सॉल्यूशन और 25 ml सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेना है, तो उस केस में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्टारर। मैग्नेटिक स्टारर यूज करके हम लोगों को कोई भी रिएक्शन सॉलिड को लिक्विड के साथ, और मिक्सिंग में कोई लिक्विड लिक्विड के साथ, तो कोई भी मिक्सिंग करना है तो हम लोगों को मैग्नेटिक स्टारर से काम लेना पड़ता है। नेक्स्ट, दिस आर वाश बोतल। एक्चुअली इसमें पानी रखा जाता है और डिफरेंट सॉल्वेंट भी रखा जा सकता है, जैसे अल्कोहल वगैरह भी रखा जा सकता है अच्छे लेवलिंग के बाद। तो इससे जितना हम लोगों को ज़रूरत है, कहाँ भी एडिशन करना, पानी एडिशन करना और सॉल्वेंट, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। इसको वाश बोतल और वाटर बोतल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मतलब ऑर्गेनिक एक्वास लेयर। ओके, दो लेयर हो जाता है, तो कोई भी दोनों लेयर को सेपरेट करने के लिए कोई भी एनाइड्रस केमिकल्स को अगर स्टोर करना है जो इजीली कैचेस मॉइस्चर, तो उसको हम लोगों को इस तरह का डेसिकेटर में रखना पड़ता है। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, एंड राउंड बॉटम फ्लास्क जनरली क्या होता है, सिंगल नेक होता है, डबल नेक भी हो सकता है। तो जनरली इसका डिफरेंट यूज होता है। जब आप रिएक्शन करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग को वन टाइम एडिशन कर देना है और उसको रिएक्शन करना है, तो हम लोग सिंगल नेक यूज कर सकते हैं। बट हम लोगों को अगर ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में जैसे मान लीजिए उसमें इनर्ट एटमोस्फियर में करना है, एडिशन बीच बीच में करना हो जाता है कोई भी रिएक्शन में, तो उस केस में और रिफ्लेक्सिंग भी है, रिफ्लेक्सिंग कंडेंसर भी यूज करना होता है, तो उस केस में हम लोगों को जनरली क्या फॉलो करना होगा, सेकेंड 2 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क और 3 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क का भी यूज होता है। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब जनरली कुछ रिएक्शंस में जो बाहर से मॉइस्चर को रोकने के लिए काम आता है, और एक होता है रिफ्लेक्सिंग कंडेंसर। इस कंडेंसर का मेन काम है कि कोई भी रिफ्लेक्सिंग रिएक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट बाहर ना निकल जाए, तो इसके लिए इसमें पानी सर्कुलेट करके उसको कंडेंस करके फिर रिएक्शन मिक्सचर में ट्रांसफर किया जाता है। अब आते हैं कीप्स एपरेटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में हम लोगों को H2S का जरूरत होता है, तो H2S प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को कीप्स एपरेटस का जरूरत होता है। तो इसमें 3 लेयर रहता है, तो जनरली इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी में कीप्स एपरेटस देखने को मिलता है। स्टेलेगोमीटर, अब्बे रिफ्लेक्टोमीटर, विक्टर मेयर एपरेटस। ये रिएजेंट बोतल है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर से कि इसको लेबलिंग करके डिफरेंट स्टॉक केमिकल सॉल्यूशन बनाकर रखा जाता है रैक पर। और एक लेबोरेटरी का पिक्चर है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑल ग्लास एपरेटस जो है यहाँ अरेंज करके रखा गया है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को केमिकल्स का जो है
उसमें से मिल सकता है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो चीज है वो है सिंबल, जो हम पहले ऑलरेडी सेफ्टी मॉड्यूल्स में बता चुके हैं। तो सिंबल हम लोगों को देख के पहले जान जाना है कि वो केमिकल्स किस तरह का है, ठीक है, उसको टच करने से पहले। तो उस तरह से प्रिकॉशन लेके हमको उसको टच करना है। दूसरा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट। तो कोई भी रिएक्शन में हम लोगों को जितना जरूरत है, मान लीजिए कि हम KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को 1 मोल जरूरत है, तो कितना हम लोग यूज करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग यहाँ से मिल जाएगा। और कोई भी केमिकल्स को अगर खत्म हो गया तो उसको ऑर्डर करना है और उसका यूनिक आईडी हम लोग जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैश नंबर, कैश रजिस्ट्री नंबर हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो वो भी केमिकल्स का बोतल में मिलता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, दैट इज कैश। तो अगर देखेंगे एनिलीन, तो एनिलीन का हर किसी कंपनी में डिफरेंट मॉडल नंबर और डिफरेंट प्रोडक्ट नंबर पे अवेलेबल है, बट कैश नंबर जो है वो सेम रहता है। अब अगर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो लैब में देखने को मिलता है वो देखेंगे, तो पहला जो चीज हम लोग को देखने को मिलेगा वो है हुइंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से हम लोग कोई भी फिल्ट्रेशन, कोई भी ड्राई करना है तो उसमें हम लोग इसको यूज। नेक्स्ट हॉट प्लेट स्टारर, मतलब कोई भी रिएक्शन को अगर स्टारिंग के साथ हम लोग को हीटिंग भी करना है तो इस तरह का हॉट प्लेट स्टारर हम लोग यूज करते हैं। दिस इज वाटर बाथ, कभी कभी हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन को वाटर बाथ में हीट करना पड़ता है, तो इसके केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस, कोई भी सॉलिड कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट जानना है तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इस मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। दिस इज हीटिंग मेंटल, कोई भी रिफ्लक्स रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, कोई डिस्टिलेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को हीटिंग मेंटल, जिसमें ओनली हीटिंग होता है, इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज हॉट एयर ओवन, इसका क्या यूज है, ये यूज होता है जनरली सारे ग्लास एपरेटस को जब हम लोग साफ कर लेते हैं उसके बाद ड्राई करना होता है, तो इसके लिए कोई एपरेटस को, ग्लास एपरेटस को ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन यूज। अब हम लोग आते हैं एडवांस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MSc स्टूडेंट्स। कोई भी रिएक्शन करना है तो फ्यूम हुड का इस्तेमाल करना होता है। रोटर, दिस इज रोटर वेपर, रोटर वेपर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सॉलिड लिक्विड से लिक्विड पार्ट को हम लोग डिस्टिल करके निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो उसमें से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग सोडियम क्लोराइड को रखकर जो पानी है उसमें उसको निकाल सकते। दिस इज ए पिक्चर जहाँ एक लैब में रोटर वेपर इंस्टॉल। एक्चुअली हम लोग अगर बेसिक क्लास 12 से जानते हैं कि कायरल कंपाउंड्स क्या है, कि वो लोग पोलरिमीटर जो होता है प्लेन पोलराइज्ड को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको कौन सी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पोलरिमीटर। पोलरिमीटर इस तरह से दिखता है और उसमें एक सेल रहता है जहां हम लोगों को जो कायरल कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन को इस सेल में सैंपल होल्डर में इंजेक्ट करके फिर उसको मेजरमेंट किया जाता है। नाउ दिस इज लो टेम्परेचर बात। अगर कोई भी रिएक्शन हम लोगों को लो टेम्परेचर -70 -80, मतलब 0 से नीचे हम लोगों को रिएक्शन करना है, 0 से नीचे भी हो सकता है, और हमारे यहाँ जनरली टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री होता है। तो कोई भी टेम्परेचर उससे नीचे अगर करना होगा तो हम लोगों को लो टेम्परेचर बात, और स्पेशली ये यूज होता है माइनस टेम्परेचर, जैसे -78 पे रिएक्शन करना है, -50 पे रिएक्शन करना है, तो इसलिए लो टेम्परेचर बात इस तरह का मशीन यूज किया। नाउ हम अब बात करेंगे बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो कायरल कंपाउंड हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है, HPLC मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों को अगर कोई भी कायरल कंपाउंड हम लोगों को देखना है तो उसका जो होता है डिफरेंट एनंशियोमर होता है। तो अगर एक डायस्टेरियोमर होगा तो 4 एनंशियोमर होगा, तो इस तरह से
4 पीक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट जनरली एक कायरल कॉलम यूज किया जाता है, उससे एक सैंपल को पास करेंगे तो इस तरह का पीक। नेक्स्ट, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर वेट बताते हैं कि इतना मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, प्रोबेबल मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोगों को जीपीसी दिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, और उसमें इस तरह का पीक होता है जिस पीक रीजन को इंटीग्रेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। कोई भी माइक्रोवेव मेडिएटेड रिएक्शन करना है तो हम लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट का मदद लेना पड़ेगा। दिस इज द सैंपल होल्डर एंड दिस इज द सैंपल वायर्स। अगर रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर और ऑक्सीजन एक्सेट्रा, तो इस केस में हम लोगों को इस तरह का ग्लोब बॉक्स यूज करके उसमें रिएक्शन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मशीन है उसके बारे में। न्यूक्लियर एनएमआर जो मशीन होता है इस तरह से सेटअप होता है। दिस इज द सैंपल ट्यूब्स फॉर एनएमआर और दिस इज द सैंपल होल्डर फॉर एनएमआर। ओके, तो इस सैंपल ट्यूब्स में सैंपल भरकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मशीन है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें जनरली इंजेक्ट करना पड़ता है सैंपल को, और उसके बाद उसमें मास का स्पेक्ट्रा आता है कंप्यूटर। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का अगर एक्सरे स्ट्रक्चर जानना है तो उस केस में हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सरे डिफ्रैक्टोमेट्री मशीन, XRD मशीन। सो वो कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज द सैंपल होल्डर। यहाँ सैंपल को होल्ड किया जाता है, कराया जाता है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को। दिस इज यूवी मशीन। इस मशीन के यूज से हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द सैंपल होल्डर फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको क्यूवेट कहा जाता है। क्यूवेट से सैंपल को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई भी सब्सटेंस का अगर हम लोगों को IR, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करना है तो इस मशीन से हम लोग उसको कर सकते हैं। दिस इज द सैंपल पैलेट। ओके, इसके हेल्प से हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी एडवांस इंस्ट्रूमेंट। दिस इज ITC, आइसोथर्मल कैलोरीमेट्री मशीन, जिसके वजह से हम लोग कोई भी रिएक्शन में कितना हीट चेंज हो रहा है वो मेजर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कर। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का नॉलेज थोड़ा बहुत बड़ा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशन। है कि और भी उसमें जानकारी ज़रूरत है तो आप लोग कृपया उस पर कॉमेंट कीजिए। हम आशा करते हैं कि उसके ऊपर नए वीडियोस आपके लिए बना देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बी सेफ and keep learning.